गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। शिक्षण और 10 के हिंदी शिक्षण में आज हम अध्ययन करेंगे स्वयं प्रकाश और उनकी प्रसिद्ध कहानी नेताजी का चश्मा। स्वयं प्रकाश समकालीन हिंदी कहानी के प्रसिद्ध लेखक हैं और इनका जन्म 1947 मध्य प्रदेश के इंदौर नामक स्थान पर हुआ था। ये समकालीन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। आज भी ये अपनी कहानी के द्वारा प्रसिद्ध हैं, चर्चित हैं। हिंदी साहित्य में इनकी कहानियाँ, अनेक कहानियों को पढ़ाया जाता है। आपके पाठ्यक्रम सीबीएसई पाठ्यक्रम में भी इनकी कहानी को दिया गया है, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। इनके अभी तक लगभग 13 से 14 कहानी प्रकाशित हो गए हैं। लगभग हर दूसरे साल कोई न कोई इनकी कहानी अभी भी प्रकाशित होती ही रहती है। आज भी इनका जीवन है। ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं। आज भी ये कहानी लिखने में व्यस्त हैं। अभी इनकी कई कहानियां भी प्रकाशित नहीं हो सकी हैं, जो कि प्रकाशित होने की संभावनाएं अधिक हैं। अभी आने वाले समय में इनके और भी अनेक कहानियां प्रकाशित होंगी। आप समकालीन कहानी के विषय में आपको बता देते हैं कि समकालीन कहानी किसे कहते हैं। समकालीन कहानी उस कहानी को कहते हैं जो 1972 के बाद की जो रचनाएं, जो कहानियां लिखी गई, जो 1972 के बाद की जो कहानियां लिखी गई, उन्हें कहते हैं समकालीन हिंदी कहानी। यानी कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ, जब देश आज़ाद होने के बाद जब देश थोड़ा आगे बढ़ा, उनमें से कौन सी समस्याएं आई, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राजनीति के प्रति कौन कौन सी समस्या उत्पन्न, नागरिकों के प्रति क्या क्या समस्याएं हैं, या उनकी भावनाएं कैसी हैं, उस देश काल की परिस्थिति के अनुसार जो कहानी लिखी गई और जो उस सन के बाद जो भी कहानी प्रकाशित हुई, इसी कहानी को कहते हैं समकालीन हिंदी कहानी। और उन कहानियों को लिखने वाले लेखकों को कहते हैं समकालीन हिंदी लेखक। समकालीन हिंदी कहानी लेखक, उनको लेखक कहते हैं। तो हर कहानी हमने आपके पिछले वीडियो में, पिछले व्याख्यानों में आपको हमने ऐसे तमाम बातें बताई थी कि देश काल परिस्थिति के अनुसार ही कोई न कोई रचनाएं लिखी जाती हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो निबंध हो, संस्मरण हो, जैसे कोई भी विधाएं जब हम लिखते हैं तो कोई न कुछ देश काल परिस्थिति को लेकर के, उसके जान करके तभी उसको हम लिखते हैं और लिख करके तब उसको प्रकाशित करते हैं। जैसे देश पहले नहीं आज़ाद हुआ था तो उस समय मुंशी प्रेमचंद की देश की आज़ादी के संबंध में तमाम ऐसे उपन्यास लिखे थे, कहानी लिखे थे, जो नागरिकों की जो समस्याएं थे, किसानों की समस्या, उनकी समस्याओं को उठाकर लिखा था। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद की समस्या क्या उत्पन्न हुई, राजनीतिक समस्या, उस प्रकार से कहानी और उपन्यास आदि लिखे गए, काव्य कविताएं लिखी गई। फिर जैसे देश आगे बढ़ा उसके बाद भी क्या परिस्थिति है, उसके अनुसार कहानी, उपन्यास, नाटक, तमाम प्रकार की विविध रचनाओं को लिखा गया। तो उसके बाद जब देश और आगे बढ़ा, 1972 1973 के बाद की जो भी कहानी जब लिखना प्रारंभ हुआ, कविताएं लिखनी प्रारंभ हुए, उपन्यास लिखने प्रारंभ हुए, तो उनको कहा गया समकालीन साहित्य रचना। समकालीन साहित्य रचना। तो जब हमारे देश आज़ाद हो गए, अब ये एक देशभक्ति कहानी है, देशभक्त कहानी है। नेताजी के चश्मा के विषय में अब हम अध्ययन करेंगे। तो एक देशभक्त कहानी है। इनके अनुसार देशभक्ति केवल एक ही तरीके से नहीं होती, केवल हम बलिदान कर हो जाएं, हमारा प्राण निकल जाए, हम फांसी पर चढ़ जाएं, तो तभी ये देशभक्ति हो सकती है। देशभक्ति के कई कर्तव्य हैं, कई पड़ाव हैं जिसके हम अपने देशभक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे अपने देश के प्रकृत पदार्थों से प्रेम करना, उनको संरक्षा प्रदान करना भी एक देशभक्ति है। देश के रहने वाले नागरिक असहायों, दीन दुखियों की मदद करना, ये भी एक देशभक्ति है। देश के प्रति जागरूक रहना, अन्य सेवाओं करना, लोगों को जागरूक करना, सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, ये भी एक देशभक्ति है। तो ये देशभक्ति तमाम प्रकार से हो सकती है। जैसा आप कर सकते हैं, जो आप सामर्थ्यवान, जो आप देशभक्ति दिखा सकते हैं, एक अच्छे नागरिक का फर्ज, कर्तव्य को जो कर सकते हैं, उसी कर्तव्य का नाम हम देशभक्ति कह सकते हैं। देश के प्रति जो भी कुछ भी समर्पित कर सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं, जैसे आज
ये महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है, ये भी एक देश, इसमें लोगों को जागरूक करना, कोरोना के विषय में बताना, लोगों की मदद करना, आर्थिक या रूप से अगर कमजोर है कोई उसके भी मदद करना, ये भी एक देशभक्ति है। तो देशभक्ति के कई तरीके हैं, कई रूप हैं, कई सौंदर्य हैं, उनको जिस प्रकार से हम वितरित कर सकते हैं, जिस बैतरणी में हम उसका प्रयोग करें वही देशभक्ति अच्छा है। ये हम देशभक्ति कई तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य करके हम देशभक्ति कर सकते हैं। तो आज की जो परिस्थिति है देशभक्ति में, ये उन्होंने देखा कि देशभक्ति की गिरावट होती जा रही है। ये नेताजी के चश्मा में पाठ में उन्होंने देशभक्ति के विषय में लिखा कि देशभक्त किस तरीके से होते हैं, देशभक्ति किस तरीके से हो सकती है, लोगों के अंदर अब कैसी देशभक्ति है, देशभक्ति है कि नहीं है, इस प्रकार की जो बातें हैं इसको इन्होंने स्पष्ट किया कि किस प्रकार कैसे देशभक्ति लोगों के अंदर है, बच्चों में किस प्रकार देशभक्ति है, बूढ़ों में किस प्रकार देखती, युवाओं में किस प्रकार, आज के परिस्थिति में आज के दौर में किस प्रकार की देशभक्ति व्याप्त है, उसको उसके संदर्भ में लिखा है। अब जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले तमाम पुरुष हुए, तमाम क्रांतिकारी उत्पन्न हुए, तमाम नेताओं ने इसमें भाग लिया, तमाम प्रकार के युवाओं ने इनका साथ दिया और उन्हें अपना बलिदान भी दिया, फांसी पर चढ़े, तमाम प्रकार के कष्ट भी सहे। और जब देश आज़ाद हो गया तो उन क्रांतिकारियों का नाम, जिन्होंने देश आज़ाद कराने अपने बलिदान, अपने जीवन का बलिदान दे दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो उन प्राणों की आहुति देने के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो इनका नाम भी इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। इन महापुरुषों का भी नाम इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया। और अमर होने के बाद आज के दौर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्हीं के ऊपर लेकर के, इनको अपने साथ लेकर के अपने पार्टी में राजनीतिक एक धर्म बना करके वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इनके तमाम प्रकार की मूर्तियाँ, इनकी मूर्तियों को चौराहों पर लगवा देते हैं, तमाम नगर में लगवाते हैं, शहरों में तमाम प्रकार की इनकी मूर्तियां स्थापित करा दी जाती हैं और लोग चौराहे, इनके नाम चौराहे बसाए जाते हैं, इनके नाम पर नगर बसाते हैं। इस प्रकार की राजनीति करते हैं और इनका नाम भी बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें इनको याद, इनके पर सम्मान भी रहता है, सम्मान भी इनको प्रकट किया करने के उद्देश्य से भी इनका ऐसा काम किया जाता है कि इनकी मूर्ति लगवाना, इनके नाम से नगर बनवाना, इनके नाम से जिला का नाम रखना, इनके नाम से तमाम प्रकार के कारखानों का शिलान्यास करना, तमाम विद्यालय बनाना, इस प्रकार के जो इनके नाम हैं ये सब इनके नाम पर चलाए जाते हैं। तो ये नेताजी का चश्मा क्या है कि पाठ में क्या है कि नगर में एक स्थान पर लोगों ने क्या कर दिया था, एक महापुरुष ने सुभाष, नेताजी का मतलब क्या होता है, नेताजी का चश्मा का मतलब क्या हुआ, नेताजी ये एक नाम था, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, उन्होंने बहुत से सेनाओं की रचनाएं निर्माण किया, तमाम प्रकार क्रांति की, तमाम देशभक्ति दिखाई, लेकिन ये गुमनाम हो गए। गुमनाम के बाद आज इनका पता नहीं लगा, लेकिन लोग इनके किए गए कर्मों को भी याद करते हैं, इनके कर्म आज भी अमर हैं, ये महापुरुष आज भी इतिहास पन्नों में अमर हो गए हैं। तो इनके सम्मान के लिए एक चौराहे पर इनकी मूर्ति लगवाई गई और वो मूर्ति पर क्या था कि वो मूर्तिकार जो था, मूर्ति तो इनका बन गया था, लेकिन चश्मा उस पर नहीं लगा था, उस पर चश्मा नहीं लगा था। फिर क्या हुआ कि उस चौराहे पर लोग आते जाते थे, उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़ा जो व्यक्ति था वो एक देशभक्त था। और देशभक्त कैसे था, जब नेताजी को देखा कि उनकी आंखों पर चश्मा नहीं है, या उनकी आंखों के जो चश्मे होते भी थे लग जाते थे, उसको बदलता रहता था, क्योंकि उस पर धूल मिट्टी जम जाती थी, तो उसको साफ करके मूर्ति चश्मा, तरह तरह के चश्मे उस पर लगाया करता था। तो उसी के माध्यम से उसकी देशभक्ति, उसके अंदर कूट कूट कर देशभक्ति भरी थी, महापुरुषों के पास सम्मान भरा था, देश के महापुरुषों के प्रति आदर भरा था, देश के प्रकृति के प्रति आदर भरा था, एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य उत्तरदायित्व निभा रहा था। यही इसकी देशभक्ति थी। ये नहीं वो बॉर्डर पर नहीं गोली नहीं चला रहा था, बल्कि इन महापुरुषों के सम्मान के लिए जो कर सकता था उसको ही करता था, वही इसकी देशभक्ति दिखाई पड़ती थी। तो यही इसी को लेकर के पाठ की रचना कहानी लिखी गई है। तो चौराहे पर जो मूर्ति नेताजी की जो लगी थी,
जो मूर्ति नेताजी की लगी तो उस पर चश्मे लगाने के लिए वो व्यक्ति जो था आता था और चश्मा बदलता रहता था, चश्मे को लगाता रहता था। ठीक, फिर उसमें क्या होता था कि वो चश्मे बदलते रहते, एक दिन हाल वो बूढ़ा व्यक्ति क्या हुआ, मर गया। अब ये सोचा गया कि अब इस पर चश्मा कौन बदलेगा, ये क्या होगा। वो बूढ़े की जब उसकी देशभक्ति को लोगों ने देखा कि ये तो नेताजी के पास जाकर के उसके चश्मे बदलता है, अच्छा देशभक्त है, इसका मतलब अच्छा व्यक्ति है, इसके अंदर देशभक्ति है। लेकिन जब एक दिन वो मर जाता है तो लोगों के अंदर अफसोस व्यक्त होता है कि अब नेताजी के ऊपर क्या चश्मा कौन बदलेगा, क्योंकि वो चश्मा मास्टर भी था, व्यवसाय में चश्मा बनाता भी था, लगाता भी था, लेकिन नेताजी की मूर्ति के ऊपर स्वयं जाकर चश्मा लगा देता था। ठीक, क्योंकि नेताजी चश्मा लगाते थे। तो इस प्रकार से वो देशभक्ति दिखाता था। तो इसी पर आधारित पाठ है नेताजी का चश्मा, कि हम देशभक्ति किस तरीके से होती है, कि किन किन रूपों में देशभक्ति की जा सकती है। तो नेताजी चश्मा के माध्यम से हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। स्वयं प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात, ये कहानी है राष्ट्र के ऊपर, देश के नागरिक के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर। हमें भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी, अगर हम भी कोई महापुरुष है या कोई सरकारी वस्तु है, प्रकृति पदार्थ हमारे देश के, तो उसको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उसकी संरक्षण करना चाहिए। किसी महापुरुष की मूर्ति है तो हमें उस मूर्ति की देखभाल करते रहना चाहिए, उसको हमें देखना चाहिए। आजकल हम क्या देखते हैं, ऐसे महापुरुष की मूर्तियां हैं जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए प्राण आहूत कर दिए, तो कोई उनको क्या कर देता, कितनी छत पहुंचाता है, उनके हाथ काट देता है, मूर्ति के हाथ काट दिया, पैर काट दिया। ये सब आदत बहुत ही, ये हैबिट बहुत बुरी है, क्योंकि हम जिस स्वतंत्रता आंदोलन चैन की सांस ले रही है, उन्हीं की देन है। हमें उनके पर आदर भाव प्रकट करना, उनके पर सम्मान भाव रखना, ये भी एक हमारी देशभक्ति होगी। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो अपनी देशभक्ति इसी से प्रकट कर सकते हैं कि हम अपने महापुरुषों के मूर्ति पर ही अपना फूल माला अर्पण करके, या फिर उनकी देखभाल करके, या किसी चौराहे पर लगी मूर्ति की देखभाल करके, या किसी प्रकृति पदार्थ के तत्वों को अपने देश के वस्तुओं के संरक्षा प्रदान करके, सुरक्षा प्रदान करके ही अपने देशभक्ति का भाव प्रकट कर सकते हैं। तो ये नेताजी के चश्मा के माध्यम से हम थोड़ा सा इस पाठ को पढ़ेंगे और पढ़ करके हम इसका भाव स्पष्ट करेंगे। देखिए, हालदार साहब को हर 15 दिन कंपनी काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसका पक्का मकान कहा जा सके वैसे ही मकान, और इसे बाजार कहा जा सके वैसा ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका भी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कब सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासन ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दिया। कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। मतलब एक ये नगर पालिका का काम है। नगर पालिका का क्या काम है? नगर पालिका का काम है अपने शहर के अंदर, क्षेत्र के अंदर पक्की गली को बनवाना, पक्की सड़क का निर्माण कराना, हैंडपंप लगवाना, जल पूर्ति के लिए हैंडपंप लगवाना, तमाम ऐसे लाइट लगाना, सोलर लाइट लगवाना, ये नगर पालिकाओं के अंदर के काम है, अंडर में आते हैं। तो नगर पालिका किसी प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार वो नगर कस्बे में, नहर के अंदर, नगर के अंदर चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगवा दिया। एक नगर पर मूर्ति लगवा दिया। फिर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर के आधार पर इसी पर कहानी लिखा गया है, एक हिस्से के विषय में लिखा गया है, एक व्यक्ति को लेकर के और नेताजी चश्मा के को जोड़ करके, मूर्ति को जोड़ करके नेताजी की इसी पर एक कहानी स्वयं प्रकाश ने तैयार की है। और ये हमारे अंदर क्या जगाता है? कहानी देशभक्ति की भावना जगाता है। हमें देशभक्ति की भावना हमारे अंदर भी प्रेरित करता है कि हमें भी अपने देशभक्ति को जागृत रखना चाहिए। हम थोड़ा और पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान ऊपर वजह से कहीं बहुत ज़्यादा
ज़्यादा होने और अच्छी मूल्य लागत अनुमान उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्रों बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड के शासन व संशोधन की घड़ियों में किसी की स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर मूर्त बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसे कि कहा जा चुका कि मूर्त संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कामाशीन फौजी वर्दी में। मूर्त को देखते दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो बगैर याद आने लगते थे। इस दृश्य यह सफल सराहनीय प्रयास था। केवल एक ही चीज कसर थी जो देखते ही खटखटती थी, नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। वो एक समान और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्त पर पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इसे कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने को, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्त पत्थर की चश्मा रियल, मतलब कि जो ये मूर्तिकार ने जिस मूर्ति को बनाया था, जिस मूर्तिकार ने बनाया, और उस मूर्ति पर क्या हुआ था कि उस मूर्ति पर उसने क्या नहीं किया था, चश्मा नहीं लगाया था। मतलब चश्मा नहीं था किसका, उस संगमरमर का चश्मा नहीं था, संगमरमर का चश्मा नहीं था। तब एक देशभक्त एक व्यक्ति ने, जो व्यक्ति बूढ़ा था, वो क्या करता था, आ करके एक रियल चश्मा लगाता था नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर, आंखों पर, और लगा करके वो चला जाता था। और जब उस पर वो चश्मा धीरे धीरे खराब हो जाता, दूसरे तीसरे हफ्ता में उस चश्मे को साफ करके फिर से उसे दूसरा चश्मा लगा कर वो चश्मा लेकर चला जाता था। फिर उसका साफ सुथरा करके उसको फिर से रिफ्रेश करके साफ करके उसको फिर से उसकी आंखों पर लगा देता था। तो इस प्रकार से वो चश्मों को बदलता रहता था। इसमें चित्र में भी, आपकी पुस्तक के चित्र में भी ये चश्मे को बदलने का कार्य दिखाया गया है। एक मरियल बूढ़ा सा पैर भी कटा हुआ है, लेकिन वो क्या करता है, नेताजी की आंखों पर चश्मा आकर के बदलता ही रहता है। ये उसकी एक क्या है, एक देशभक्ति है, एक महापुरुष के प्रति नेताजी सुभाष चंद्र का आदर भाव है, ये भी एक देशभक्ति ही है। फिर देखिए, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब हवलदार साहब इस मूर्त के बारे में ही सोचते और अंत में इस लेकर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। मात्र मूर्त के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्त भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। मतलब कि ये भावना जो हवलदार साहब ने उसको देखा, एक व्यक्ति थे, महाशय थे, वो पान खाकर चौराहे पर रुके, तो उन्होंने देखा कि मूर्त पत्थर की बनी हुई है, लेकिन चश्मा जो लगा हुआ ओरिजिनल लगा है। तो उसने ये मन में सोचा कि ये एक देशभक्ति है। जिसने भी ये कार्य किया है, मान लीजिए चश्मा नहीं लगाता संगमरमर का, तो उसने ओरिजिनल चश्मा ही लगा दिया मूर्ति पर आकर के, तो इसकी एक देशभक्ति की भावना है और देश के महापुरुषों के प्रति आदर सम्मान का भाव है। बहुत अच्छी बात है, वरना आज के समाज में अब देशभक्ति निरंतर कम होती जा रही है। उस पर किसने खेद भी प्रकट किया है और इस देशभक्ति को देखकर वो प्रसन्न भी हुआ। फिर देखते हैं, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब हवलदार साहब फिर दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्त में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब की कौतुक और पड़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्त कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर अपना पान खाना और मूर्त का ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्मनीय उठा तो पान वाले से पूछ लिया, क्या भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। जो पान वाला था उससे उन्हें हवलदार साहब ने पूछा, बार बार आते गए, बार बार देखा चश्मा बदला हुआ है।
फिर उनके अंदर एक कौतुक उठा, मतलब पूछी, जानने की इच्छा जागृत हुई। तो पान जहाँ खाते थे पान वाले से ही पूछी, और पान वाला भी कौतुक भरा आदमी था, मजाकिया टाइप का था, रंजात्मक मनोरंजन करने वाला था। तो बैठा हुआ था, उसके मुंह में पान भरा हुआ था। जब उसने उनसे पूछा तो उसने प्रश्न को सुनकर, हालदार साहब के प्रश्न को सुनकर जवाब दिया। हालदार साहब प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, मुस्कुराने लगा, मतलब हंसा, उसकी तोंद थिरकी, मतलब वो मनोरंजन दृष्टिकोण से, मजाक करने के दृष्टिकोण से रंजात्मक भाव से उसने उत्तर दिया। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी खोलकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब को समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले समझाया, क्या मतलब क्या चेंज कर देता है? हालदार साहब आप भी नहीं समझ पाए? कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? उसको मुंह वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब की बात को कुछ समझ नहीं आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी को बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी की असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी को क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में देकर दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ठीक, मतलब कि वो चश्मा जो था वो क्या करता था, वो जो कैप्टन था चश्मे वाले, जो चश्मा का काम करता था, वो क्या करता था कि वो नेताजी के मूर्ति पर आकर के उनको चश्मा लगा देता था। चश्मा नहीं लगा रहता था, चश्मा को लगाता रहता था। मतलब वो नेताजी चश्मे के बगैर कैसे रह सकते हैं? वो मूर्ति को देख करके बहुत हैरान हो जाता था। इसलिए वो आ करके अपनी देशभक्ति के भाव से वो क्या करता था, मूर्ति पर आकर चश्मा बदल दिया करता था। इस प्रकार वो चश्मे को बदलते रहता और देशभाव भक्ति को जागृत करते रहता था। लेकिन हालदार साहब उसकी देशभक्ति के विषय में पान वाले जब पूछे तो उसने बताया कि कैप्टन है और कैप्टन जो था वो वही चश्मा बदलता रहता है। वो हालदार साहब प्रसन्न हुए, लेकिन एक बात और उनसे पूछनी चाहिए। पूछा कि लेकिन भाई एक बात अभी समझ नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्ते की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराकर हुआ बोला, मास्टर बनना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी यह ठीक ही है, सच सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकाल मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने को वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला या तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और चश्मा रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। फिर देखिए यहाँ पर जब उसने पूछा कि चश्मा क्यों नहीं लगा था, तो उसने पान वाले ने उत्तर दिया कि मूर्ति बनाते हुए तो चश्मा उसमें फिट नहीं हुआ, या फिर बनाते हुए वो चश्मा क्या हो गया होगा, टूट गया होगा। ठीक, चश्मा टूट गया होगा, फिर दोबारा चश्मा उस पर फिट नहीं हुआ और उसने मूर्तिकार ने मूर्ति को उसी प्रकार ला करके वैसे ही रख दिया। लेकिन ये कैप्टन वाला जो था क्या करता, जब देखा कि आंखें उसकी नंगी थी और नंगी आंखों पर वो चश्मा नहीं लगा था, तब कैप्टन वाले ने रोज आकर के या दूसरे दिन चश्मा बदलता रहता था। जब कोई ग्राहक आए तो उस फ्रेम का चश्मा जब उसके पास नहीं रहता था तो वो चश्मा लेकर चला जाता था, दूसरा चश्मा लगा करके उस फ्रेम को चश्मा उस ग्राहक को दे देता था। लेकिन उसके अंदर देशभक्ति थी नेताजी के, सुभाष चंद्र की, उसके
वो चश्मे को नेताजी की मूर्ति चश्मों को बदलते रहना, उनके ऊपर सादर सत्कार भाव प्रकट करते रहना उसकी देशभक्ति का एक भाव था। और फिर एक दिन आगे कहानी में दिया हुआ है कि आगे एक दिन एक चश्मे वाला जो बूढ़ा था वो व्यक्ति मर जाता है। फिर एक दिन क्या होता है कि हवलदार साहब फिर आते हैं, उसके विषय में पूछते हैं तो पता लगता है कि हवलदार साहब मर जाते हैं। वो बहुत दुखी होते हैं उस देशभक्ति को विषय में जान करके, और सोचते हैं कि अब हवलदार साहब सोचते हैं कि अब नेताजी की मुझे चश्मा कौन लगाएगा। फिर वो जब उन्होंने जाना कि वो बूढ़ा कैप्टन मर गया मरियल, तो वो क्या होता है कि वो वहाँ से फिर वो चले जाते हैं। फिर वो एक दो बार आए और उस चौराहे पर फिर नहीं रुके, क्योंकि उससे वो उनको इतना दुखी हो गए वो कैप्टन के मरने के लिए कि चौराहे पर उनका रुकने के मन नहीं करता था। फिर एक दिन वो चौराहे से गुजर रहे थे, फिर वो कहा ड्राइवर से कहा कि जीप आगे लेकर रोको नहीं चलो, लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा जीप उनकी मूर्ति उनका नज़र क्या पड़ा नेताजी के मूर्ति पर पड़ी, और वहाँ पर जब देखा तो उन्होंने अपने गाड़ी को रोक करके वो खड़े हो गए और जाकर के अटेंशन मुद्रा में वो क्या करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के सामने स्वयं खड़े हो जाते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं, और उनकी आंखों में थोड़ा बहुत आंसू आ जाती है, मतलब उनकी आंखों में थोड़ा नम आ जाती है। उन्होंने आंसू उनके मन में क्यों आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक सरकंडे का बना हुआ चश्मा उनकी आंख पर लगा हुआ था। सरकंडे का बना हुआ चश्मा उनकी आंख पर लगा। सरकंडा किसे कहते हैं? सरपत देखा होगा, सरपत जिसे मूंछ कहते हैं, जिससे हम देसी में मौनी उनी की बिनाई करते हैं, उसे कहते हैं सरकंडा, जिसके द्वारा उसी सरकंडे से बच्चों ने क्या किया था कि एक चश्मा बना करके वो नेताजी सुभाष चंद्र की बोस के आंखों पर लगा दिया था, मतलब मूर्ति पर लगा दिया था। तब हवलदार साहब ने जब सरकंडे का बड़ा चश्मा देखा तो वो जा करके उनके सामने खड़े हो गए और उनकी आंखों में थोड़ा बहुत नम हो गई, और उनके मन में सोचा कि आज भी अभी कुछ भी हो जाए, हमारे देश में बूढ़ों के निर्णय में भी कुछ ऐसे बच्चे हमारे देश में बचे हुए हैं जो अपने देश के प्रति उनके अंदर भक्ति की भावना भरी हुई है। क्योंकि ये सरकंडे का बना चश्मा जो लगा हुआ है बच्चों के द्वारा बनाया गया कोई चश्मा है, ये खेल में नहीं बना है, बल्कि ये जो चश्मा बनाकर इनकी मूर्ति पर लगाया गया है, ये हमें ये भाव दिखाता कि इन बच्चों में भी अभी देशभक्ति की भावना भरी हुई है। तो ये स्वयं प्रकार ने नेताजी के चश्मे का जो कहानी लिखा है देशभक्ति के ऊपर लिखी है, और बूढ़ा मरियल में देशभक्ति थी उस कैप्टन में, और इसी प्रकार अभी भी कुछ बच्चों में देशभक्ति भरी हुई है, जो एक सरकंडे के चश्मे के माध्यम से पता लगता है कि अपने जब महापुरुषों के प्रति भाव आदर भाव बच्चों का दे करके पता लगता है कि अभी भी देश के कुछ बच्चों में देशभक्ति भरी हुई है। लेकिन इसका ह्रास होता जा रहा है। हमें भी ये देशभक्ति कायम रखनी चाहिए, अपने महापुरुषों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति देशभक्ति के भाव हमें भी रखना चाहिए। इस कहानी का उद्देश्य यही प्रेरणा देना कि हमें अपने देश के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति, अपने नागरिक होने के कर्तव्य के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए, और हमें अपने इस कर्तव्य बोध से कर्तव्य मार्ग पर चल करके अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति प्रस्तुत करनी चाहिए। यही इस कहानी का मूल उद्देश्य है। बस आगे आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम नए वीडियो के साथ आपको नई जानकारी प्रदान करेंगे। तब तक के लिए